Hey guys, how are you all? I hope you all are doing great. So we have started the World Geography series in which we are going to discuss the important MCQs on the World Geography that will be beneficial for you for your upcoming exams, whether it is UPSC, JKS, SSC, JKPSC, JKSSB, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में ये MCQs आपको हेल्प करेंगे। और हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक से क्वेश्चन लिए थे, मगर इन पार्ट 2 हम ओशंस के रिलेटेड MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे आगे हम जो क्वेश्चंस हैं वो भी बढ़ाते जाएंगे। एक बारी आपका जो है इसमें इंटरेस्ट बन जाए और एक बारी आप इसको अच्छे से देखना शुरू कर जाओ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, बिकॉज पार्ट 1 में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ स्टार्ट करते हैं। शाबाश, अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। अटलांटिक ओशन इज आल्सो नोन एज द, अटलांटिक ओशन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने मुझे एक और आंसर देना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि ओशन वाइज कौन सा ओशन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, कई बार ऐसे भी अरेंज करने को आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने मुझे बताना है कि अटलांटिक ओशन एरिया वाइज पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पे आता है, चौथे पे आता है या पांचवे पे आता है। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है और साथ ही इस क्वेश्चन का आपने आंसर भी मुझे देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से लगाइए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, हैरिंग पॉन्ड। ठीक है, अटलांटिक ओशन को हैरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है? बिकॉज यहाँ पे एक हैरिंग नाम की फिश होती है। ओके, हैरिंग फिश जो होती है यहाँ पे अबंडेंस में होती है, या आप कह सकते हो कि हैरिंग फिश का ये क्या है, हैबिटेट है अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये एक एस शेप्ड ओशन है जो कि कहाँ पे आता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन एस शेप्ड ओशन है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका आएगा इस साइड। ठीक है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका आएगा, यहाँ पे यूरोप आ जाएगा और यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, तो ये एस टाइप ओशन है बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द यूरोप एंड द अफ्रीका। ओके, और इसके ऊपर क्या आता है, आर्कटिक ओशन आता है, नीचे अंटार्कटिक ओशन आता है जिसको हम साउदर्न ओशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन है उनको भी डिस्कस कर सकते हैं हम, ताकि इनमें से अगर क्वेश्चन बने तो आप इसको आसानी से कर पाओ। ओके, सो नेक्स्ट इज आयरलैंड। आयरलैंड को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज द एमरल्ड आइल। ठीक है, ये तो ऐसे तो ISLE इसकी स्पेलिंग है, मगर एस यहाँ पे साइलेंट रहते हैं और इसको आइल बोलते हैं। ओके, सो बहरीन को बोलते हैं आइल ऑफ पर्ल्स एंड क्यूबा को बोलते हैं पर्ल ऑफ एंटिलिस। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार रिवाइज करते हैं। अटलांटिक ओशन को हम क्या बोलते हैं? हैरिंग पॉन्ड बोलते हैं बिकॉज ऑफ द हैरिंग फिश। आयरलैंड को हम क्या बोलते हैं? एमरल्ड आइल बोलते हैं। और बहरीन को बोलते हैं आइल ऑफ पर्ल्स एंड क्यूबा को हम बोलते हैं पर्ल ऑफ एंटिलिस। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत बारी आपके एग्जाम में आता है। About 90% of the world's earthquake and 80% of the world's largest earthquake occur along the Ring of Fire. In which sea this Ring of Fire lies? सो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 90% जो वर्ल्ड के अर्थक्वेक, जितने भी जो अर्थक्वेक्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स यहाँ पे होते हैं रिंग ऑफ फायर में। ओके, और भी यहाँ पे अर्थक्वेक के साथ साथ यहाँ पे वॉल्केनोज भी हैं। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनोज इस रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन में है? ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आई होप सभी ने मार्क कर लिया होगा। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? सबसे बड़ा ओशन, शाबाश, पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये कोई पीस वाला ओशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। इसका देखो पैसिफिक, ऐसे नाम तो पीस से रिलेटेड हो रहा है यहाँ पे, मगर ये कोई पीस वाला ओशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं, रिंग ऑफ फायर है। ओके, चलिए एक बारी मैप में भी देख लेते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कैसी दिखती है और कहाँ कहाँ से ये टच करती हुई जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको और दो चीज़ें पता चल जाती हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है हमारी, ये देखो रिंग ऑफ फायर ये जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से होते हुए ये जा रही है। ठीक है, चैलेंजर डीप। ठीक है, चैलेंजर डीप पता है आपको, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ में। ठीक है, मैरिना ट्रेंच में पड़ता है ये चैलेंजर डीप। ठीक है, अबाउट 11,000 किलोमीटर का है ये। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ रिंग ऑफ फायर पे फोकस करो, ये आएगी आपकी रिंग ऑफ फायर।
ठीक है, देखो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ये इंडोनेशिया वगैरह से, ठीक है, ये एशिया और इंडोनेशिया वगैरह जापान से होती हुई ये देखो नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है, ये और यहाँ पे मैक्सिको से होती हुई यहाँ पे काइल वगैरह में ये यहाँ तक आती है, ठीक है। तो इस यहाँ पे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस और अर्थक्वेक यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा ओशन है? मैप में मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मैंने पिछली बार आपको बताया था। आप मुझे बताओ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा ओशन आता है? अच्छा, अभी हमने अटलांटिक ओशन पढ़ा, वो हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में पढ़ा। क्या अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था वो? तो अटलांटिक ओशन यहाँ से क्रॉस हो जाता है और पैसिफिक ओशन भी नहीं आएगा। आर्कटिक ओशन तो ऐसे भी नहीं आ सकता, ये ऊपर है। तो बचा कौन सा? इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन कहाँ पे है? देखो यहाँ पे इंडियन ओशन तीन साइड से देखो यहाँ पे इस साइड क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एशिया है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? पैसिफिक ओशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन आएगा और यहाँ पे अटलांटिक ओशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आर्कटिक ओशन आएगा, ठीक है। तो इंडियन ओशन ही अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है यहाँ पे? द सी बेड स्लोपिंग ग्रेजुअली एंड बॉर्डरिंग द कॉन्टिनेंट इज नोन एज, ठीक है। तो जो सी बेड है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जरा बताइए मुझे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? देखो यहाँ पे, यहाँ आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये हमारा कोस्ट है, ठीक है। ये कोस्ट है और ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या होता है हमारा? ये पोर्शन, वो वाला पोर्शन होता है कॉन्टिनेंट का जो कि हमारे ठीक है, ये कोई सी है, ठीक है, जो ओशन है उसके वाटर में जो सबमर्ज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लैंड है, यहाँ पे दिख रहा है, दिखाना क्या है, ठीक है। ये वाला कॉन्टिनेंट का एरिया जो सबमर्ज हो गया है, ठीक है, उसमें चला गया है, किसमें? ओशन के पानी में। इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। ये कोस्ट है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है। वो वाला लैंड का एरिया जहाँ पे ओशन का वाटर आ गया है या सी का वाटर आ गया है, दैट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला एरिया, ठीक है, जो लैंड का ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कॉन्टिनेंटल राइज को, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्टिनेंटल स्लोप किस किस को जोड़ता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को और कॉन्टिनेंटल राइज को जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है और कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैव द मोस्ट कोरल रीफ, ठीक है। सबसे ज्यादा कोरल रीफ कहाँ पे होते हैं? क्या आर्कटिक ओशन में होते हैं, अटलांटिक में होते हैं, पैसिफिक में होते हैं या इंडियन ओशन में होते हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? शाबाश, सबसे बड़ा जो ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन में मोस्ट कोरल रीफ्स होते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स के बारे में आपने देखा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, ठीक है। तो इसमें कोरल रीफ का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो कोरल रीफ बेसिकली होते क्या हैं ये, ठीक है, अंडर वाटर इकोसिस्टम आप इसको बोल सकते हो। क्या है ये? अंडर वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो अंडर वाटर ये इकोसिस्टम होते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पॉलिप्स, ठीक है, टाइनी पॉलिप्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पॉलिप्स जो है वो जुड़ के इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोस्केलेटन टाइप का होता है। एक्सोस्केलेटन जो इसका होता है, कोरल्स का होता है, वो किसका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का इसका एक्सोस्केलेटन बना होता है। और ये कोरल्स के क्या साथ रहता है? कोरल्स के साथ क्या रहता है? अलगे रहता है विद सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। कोरल्स के साथ अलगे रहता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन में। सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होगा? जिसमें दोनों को बेनिफिट होगा, ठीक है। अलगे को भी बेनिफिट होगा और कोरल्स को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। अलगे को कोरल्स शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और ये जो अलगे है ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि अलगे जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये इसको फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेरस कोरल्स इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। मगर क्या होता है, आपने सुना होगा एक टर्म, दैट इज द कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है बेसिकली, कि जब ग्लोबल वार्मिंग से या जो समुद्र का जो टेम्परेचर है, ठीक है, सो कोरल ब्लीचिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन, ठीक है। राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन, जब टेम्परेचर राइज होता है ओशन का, सो क्या होता है?
उस समय क्या होता है कि जो अलगे है, ठीक है, जो अलगे है वो उससे बाहर निकल जाता है, या आप बोल सकते हो कोरल इसको एक्सपेल कर देता है, इसको बाहर फेंक देता है अलगे को जब टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों उस समय क्यों फेंकता है? बिकॉज अलगे जो है उस समय क्या प्रोड्यूस करने लगता है, कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है, कुछ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करने लगता है। क्या प्रोड्यूस करने लगता है? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, या आप इसको बोल सकते हो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जो ये जो टॉक्सिन ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, ये कोरल्स को हार्म करते हैं, ठीक है, कोरल्स को हार्म करते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोरल क्या करता है, अलगे को एक्सपेल आउट कर देता है, इसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये इसको उस समय कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, इवन टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोरल्स एक टाइम के बाद अगर ये बहुत मतलब ये सी का टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होगा बड़े दिनों तक, बहुत हाई टेम्परेचर ही रहेगा बहुत दिन तक, तो कोरल्स क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। और आपको पता है कि कोरल्स के साथ कितने सारे जो मरीन इकोसिस्टम है वो जुड़ा हुआ है और यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। सो उसकी वजह से जो मरीन लाइफ उन पर डिपेंडेंट है वो भी मर जाएंगे, ठीक है। तो ये कोरल इकोसिस्टम को बहुत ऐसा नुकसान होता है वार्म वाटर से, पोल्यूशन से, ठीक है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो इस तरह से ये कोरल्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, या आप रिवाइंड करके सुनिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ये है आपका ओशन करंट्स पे, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, मगर आपको इसके लिए अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कंप्लीट वीडियो ओशन करंट्स पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी जो ओशन करंट है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, दैट इज द लैब्राडोर। ये ओशन करंट जो है ये कोल्ड ओशन करंट होती है, ना कि वार्म ओशन करंट होती है, ठीक है। बाकी ये सारे जो है वो करेक्टली मैच्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, शाबाश। विच इज़ द डीपेस्ट एरिया इन द ओशन, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि डीपेस्ट एरिया जो ओशन में है वो कौन सा है, ठीक है। अब बात आती है, देखो सबसे गहरा ओशन अगर है तो वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, ऑफ कोर्स उसका जो डीपेस्ट एरिया होगा वही होगा पूरे दुनिया में भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है। सो सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है वो है, क्या है, शाबाश बताइए मुझे, ठीक है, मैरिना ट्रेंच, ठीक है, दैट इज इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। अगर प्यूर्टो रिको ट्रेंच की बात करें, ये कौन से ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अटलांटिक का है या इंडियन ओशन का है, इन दोनों में से आपने मुझे आंसर करना है कि कौन से ओशन का ये डीपेस्ट एरिया है, ठीक है। थोड़ा होमवर्क आपको भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच वन इज द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ। देखो अभी हमने देखा कि अब वो आर्टिफिशियल नहीं था, ठीक है, मैरिना ट्रेंच जो है वो आर्टिफिशियल नहीं था, मगर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डीपेस्ट पॉइंट भी है अर्थ में, वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज द कोला सुपर डीप बोरहोल SG3, ठीक है। तो दुनिया में लोग लगे रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ डीप खोजना है, कुछ और डीप करना है, ठीक है, कुछ नया करना है। तो 1970 में रशिया के साइंटिस्ट ने इसको मतलब आप बोल सकते हो डिग किया था ऑन द कोला पेनिनसुला ऑफ रशिया, और ये मैरिना ट्रेंच से भी क्या है, डीप है। ये देखो हमारा मैरिना ट्रेंच है, ठीक है, ये हमारा माउंट एवरेस्ट, और ये मैरिना ट्रेंच है हमारा, कितनी इसकी डेप्थ है, 11,000, ठीक है, 11,000 के करीब है ये। देखो ये मैरिना ट्रेंच में भी सबसे डीप जो पॉइंट है, सबसे डीप जो पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप। देखो मैरिना ट्रेंच तो है सबसे डीप, ठीक है, और इसका भी सबसे डीप पॉइंट जो है वो होता है चैलेंजर डीप, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ये है हमारा मैरिना ट्रेंच और ये है कोला बोरहोल जो कि आर्टिफिशियल पॉइंट है, ठीक है, आर्टिफिशियल डीपेस्ट पॉइंट है। ये देखो 12,262, ठीक है, मेरे को ऐसे बोलना नहीं आता, तो 12,262 मीटर इसकी जो है वो डेप्थ है, ठीक है। तो ये मैरिना ट्रेंच देखो यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, ठीक है। आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, विच इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन का पहले नाम क्या था या पुराना नाम जो था वो क्या था, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट नेम है वो क्या था, ईस्टर्न ओशन था, ठीक है, ईस्ट की साइड पड़ता है ये, इसलिए ईस्टर्न ओशन था, ठीक है। सो इंडियन ओशन इसका नाम क्यों पड़ा, बिकॉज इसका जो मैक्सिमम एरिया है इंडिया के पास आता है, तो इसलिए इंडियन ओशन इसका नाम पड़ा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट एंड अमेरिका इन द ईस्ट, ठीक है। तो कौन से ओशन की बाउंड्री जो है उसकी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है
देखो ये हो गया हमारा ओशन, हम देख लेते हैं, अभी हमें नहीं पता कौन सा ओशन है। अमेरिका से इसके ईस्ट में है, ठीक है, अमेरिका इसके ईस्ट में है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट में है। तो कौन सा ओशन होगा ये? शाबाश, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है। आर्कटिक ओशन तो ऊपर आता है, ये भी नहीं हो सकता। अंटार्कटिक ओशन तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के बीच में आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अंटार्कटिक ओशन तो नहीं होगा। ओके, अटलांटिक, ओके, मैं इसको कंफ्यूज कर रही थी अटलांटिक ओशन के साथ, मगर ये अंटार्कटिक ओशन है जो कि साउदर्न ओशन है, वो भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। आप इस तरह से भी ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये पैसिफिक ओशन है, इसके वेस्ट वाली साइड क्या है? ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर इस साइड जाओगे, देखो घूम के आएगा ना, घूम के आएगा ग्लोब, ठीक है। तो ये देखो पैसिफिक ओशन, ठीक है, इसके इस साइड क्या आएगा? एशिया। और देखो पीछे से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर ये खुला हुआ मैप है, अगर पीछे से जाओगे तो एशिया उस तरफ आएगा घूम के, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इसके ईस्ट वाली साइड है, और ये एशिया यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट साइड आएगा, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप और अफ्रीका के बीच में, और इंडियन ओशन अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एशिया के बीच में। आई होप इसके बीच में कंफ्यूजन ना हो। और ये आपका ऊपर आ गया आर्कटिक ओशन, और ये प्राइम मेरिडियन आते हुए, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए नहीं, आज के लिए इतना नहीं है, हम थोड़ी वोकेबलरी भी करेंगे, ठीक है। सो कुछ वोकेबलरी भी हम करते जाएंगे ताकि हमें वोकेबलरी भी हमारी इंक्रीज हो। ओके, सो सबसे पहले जो वर्ड है हमारा, क्या वर्ड है? सो स्कोच, ठीक है, सबसे पहला वर्ड जो है वो स्कोच है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्सन या वो चीज़ जो हमें बहुत परेशानी या सफरिंग कॉज करे, ठीक है, बहुत परेशान करे, हमें सफ़र करे, तो वो होता है स्कोच, ठीक है, स्कोच, ठीक है। तो अब इसके जो सिनोनिम है वो क्या आएगी? स्ट्रैप आएंगे, लैश आएंगे, और अफ्लिक्शन और बेन आएंगे, ठीक है। और स्ट्रैप और लैश आपके लिए नए हो सकते हैं, मगर अफ्लिक्शन और बेन तो आपको पता ही होगा, इससे होता है पीड़ा, होता है दुख, होता है। इसका नाम नहीं, मतलब इसका मतलब, ठीक है। तो स्ट्रैप, लैश, अफ्लिक्शन और बेन, ये क्या है? इसके सिनोनिम है, ठीक है। स्कोच के सिनोनिम क्या है? स्ट्रैप, लैश, अफ्लिक्शन और बेन। देखो स्ट्रैप और लैश दोनों राइम कर रहे हैं, स्ट्रैप और लैश, अफ्लिक्शन और बेन, ओके। अब इसके एंटोनिम क्या आ जाएंगे? सपोर्ट करना, किसी को असिस्टेंस देना, ठीक है, जैसे गूगल असिस्टेंट होता है ना, हमारी हेल्प करता है, उसी तरह से स्कोच के एंटोनिम क्या आ जाएंगे? सपोर्ट एंड असिस्टेंस, ठीक है। सो सेंटेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंटेंस से हमें पता चलता है कि, मतलब सेंटेंस से हमें ज़्यादा देर तक भी याद रहता है। देखो, फ्रॉम एड्स टू कैंसर, मेडिकल रिसर्च इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड ए क्योर फॉर द लेटेस्ट स्कोच ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। स्कोच ऑन ह्यूमन हेल्थ मतलब जो लेटेस्ट परेशानी है, ट्रबल है, जो सफरिंग काज कर रही है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो मेडिकल रिसर्च उसके लिए ऑलवेज जो है वो क्योर ढूंढने के लिए लगी है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस भी हो गया, स्कोच ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, बहुत ट्रबल जो इंसानों की हेल्थ पे आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात होती है हमारी लिंच की, ठीक है। लिंच इज अ वर्ड जिसका मीनिंग है टू किल समबडी विदाउट ए लीगल ट्रायल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। देखो इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल किसी ने क्राइम कर लिया है, ठीक, क्राइम कर लिया सोसाइटी ने, सोसाइटी ने नहीं, किस सोसाइटी में किसी ने क्राइम कर लिया है, तो वो सोसाइटी के लोग उसको घेर लें, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन को घेर लें और उसको पिटाई शुरू कर दें, ठीक है, इतना पीट दे, इतना पीट दे कि वो बेचारा मर ही जाए, ठीक है, इतना पीट दे कि इनफैक्ट कि अगर वो पकड़ा गया है, जो भी चोर है या कोई भी है, ठीक है, तो उसको पुलिस ना ले जाके, कोर्ट में ना ले जाके, उसको उन लोगों ने खुद ही पीट पीट के मार दिया। तो इसका मतलब हो गया लिंच, ठीक है। टू किल समबॉडी विदाउट ए लीगल ट्रायल इन कोर्ट और लॉ, हैंग्ड बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटेड बोल सकते हो, मर्डर बोल सकते हैं, असैसिनेटेड बोल सकते हो, ठीक है। सो सेफ गार्ड या सिक्योर, इसका जो हो गया एंटीडम हो गया, किसी को बचाना, किसी को सिक्योर कर लेना। सो इसका जो हमारा आ गया सेंटेंस, द अक्यूज्ड किलर वाज लिंच्ड बाय एन एंग्री मॉब, ठीक है, बहुत सी गुस्से में जो क्राउड थी, जो किलर था, ठीक है, जिसने किसी को मारा होगा, तो उसको गुस्से वाली क्राउड ने ही मार दिया, ठीक है, उसको पुलिस या कोर्ट के पास लेके ही नहीं गए। अब नेक्स्ट बात आती है वेलोप, ठीक है। वेलोप क्या है? स्ट्राइक और हिट वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत जोर से मारना, ठीक है, वाल पे जैसे हम जोर से मारते हैं, ठीक है, तो इस तरह से याद रखो कि वाल पे जोर से मारा, वेलोप, ठीक है, वाल के अपोजिट में जोर से मारा तो स्ट्राइक और हिट वेरी हार्ड, ठीक है, दैट इज द वेलोप। और हिट और स्ट्राइक और ब्रीड, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे स्कम करना या सरेंडर करना, ठीक है, इसके एंटीडम आ जाएंगे, दे वेलोप द बैक ऑफ हिज हेड विद स्टिक, ठीक है, उसने उसको स्टिक से मारा, ठीक है, बीट किया, स्टिक से मारा, ठीक है, दैट इज द वेलोप।
आ गया वेंडलिज्म। वेंडलिज्म मतलब विलफुल और मिलिशियस डिस्ट्रक्शन, ठीक है। वो देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, उनको पता भी होता है कि यहाँ पे शरारत होने वाली है, ठीक है। खासकर आपके घरों में बच्चे होंगे, ठीक है, हमारे घर में है तो मुझे पता है कि उनको पता भी है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है, यहाँ हो सकता है इससे गलत हो, तो वो क्या कहते हैं जानबूझ के कुछ गिरा के चले जाएंगे, या जानबूझ के, मेरे तो बुक्स को लगे रहते हैं वो, ठीक है। तो वो करते हैं विलफुल और मिलिशियस डिस्ट्रक्शन वो करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं वेंडलिज्म, ठीक है। सो डिस्ट्रक्शन, डिफेसमेंट और सब सैबोटेज आप बोल सकते हो, या उसका जो एंटीनम आ जाएगा प्रोटेक्शन, किस चीज़ को बचा के रखना, ठीक है। जैसे रामसर साइट में हम बचाते हैं, ठीक है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जितने भी हैं या नेशनल पार्क हो गए, ठीक है। प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, ये वेंडलिज्म का क्या आ जाएगा, एंटीनम आ जाएगा। ही वाज अरेस्टेड फॉर वेंडलिज्म, उसको पकड़ा गया वेंडलिज्म के लिए, जो उसने विलफुल मिलिशियस डिस्ट्रक्शन की, उसने जो बुरा काम किया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है बाइगॉटरी की, ठीक है। बाइगॉटरी मतलब कट्टरता, ठीक है। कुछ लोग ना बहुत कट्टर होते हैं, जो किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। इनटॉलरेंट डिवोशन टू वंस ओन ओपिनियन, उनको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, एकदम कट्टर विचार के लोग होते हैं, ठीक है। सो बायस आप बोल सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन आप बोल सकते हो इसके लिए, जो इसके सिनोनिम आ जाएंगे। और लिबरल और मॉडरेट मतलब जो खुले दिमाग का इंसान, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मैंने भी कुछ बोला है तो उसको भी रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर हो गई। सो लिबरल और मॉडरेट इसके सिनोनिम आ जाएंगे। और बाइगॉटरी इसके क्या आ जाएंगे, बाइकॉटरी के जो सिनोनिम है वो बायस और डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, और इसके एंटीनम जो है वो लिबरल और मॉडरेट आ जाएंगे। अवर हार्ट्स मस्ट नॉट हार्बर हेट, एंगर एंड बाइकॉटरी, बिल्कुल हमारे दिल में किसी के लिए भी गुस्सा, किसी के लिए भी नफरत, या किसी के लिए भी इतने जो है फिक्स्ड विचार नहीं होने चाहिए कि जिनको हम बदल ना सके, और इसकी वजह से बहुत परेशानियां हो जाती है कई बार। मगर हमें फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी में क्या इतना कट्टर हो जाना, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट सीरीज़ में हम क्या करेंगे, एशिया के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हमारे बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।